नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे अमीर एक्टर के उस विशाल साम्राज्य के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो जिन्हें अक्सर सिर्फ एक रोमांटिक हीरो मान लिया जाता है, उनके पीछे एक ऐसा शार्प बिजनेस मास्टरमाइंड छिपा है ना, जिसे देखकर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैरान रह जाएं। आज हमारा पूरा फोकस सिनेमा के रोमांस पर नहीं, बल्कि उनकी उस अचूक बिजनेस स्ट्रैटेजी पर होगा। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। कई बार ऐसा हुआ है कि इस सुपरस्टार को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनके हमशक्ल यानी उनके डुप्लीकेट को देखने के लिए इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है, जितनी कि कई जाने माने एक्टर्स की असली फिल्मों में भी नहीं आती। मतलब सोचिए, ये किस्सा उस स्टारडम की एक छोटी सी झलक है, जिसकी कल्पना करना भी शायद आम इंसान के लिए मुश्किल है। और पता है, इसी बेजोड़ स्टारडम ने एक बहुत ही विशाल आंकड़े को जन्म दिया है, 12,490 करोड़ रुपए। जी हाँ, 12,490 करोड़। ये कोई साधारण नेटवर्थ नहीं है। ये उस पूरे के पूरे वित्तीय साम्राज्य का आकार है, जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि भाई, इतने बड़े स्तर का खेल आखिर खेला कैसे जाता है। चलिए, अब इसे थोड़े और पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। ये संपत्ति इतनी विशाल है कि इसने टॉम क्रूज और जैकी चैन जैसे हॉलीवुड के दिग्गजों की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचना कोई तुक्का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और कैलकुलेटेड बिजनेस इंजन काम कर रहा है। तो इस पूरे साम्राज्य को समझने के लिए हम इस बिलियनेयर प्लेबुक के 4 मुख्य स्तंभों को देखेंगे। पहला, जीरो डेब्ट यानी कर्ज मुक्त फिलॉसफी। दूसरा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। तीसरा, वीएफएक्स मार्केट के गैप को पहचानना। और चौथा, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। तो चलिए सीधे जंप करते हैं प्लेबुक के पहले अध्याय की तरफ, द जीरो डेट फिलॉसफी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री में कैश फर्स्ट रणनीति अपनाने के बारे में है, जहां कर्ज लेकर काम करना सबसे आम बात मानी जाती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बॉलीवुड का एक बहुत ही कड़वा सच है। यहाँ लगभग 80% से ज्यादा फिल्में कर्ज पर ही बनती हैं। बड़े बड़े और नामी प्रोड्यूसर्स को अपनी फ्लॉप फिल्मों का भारी कर्ज चुकाने के लिए अपने ऑफिस तक बेचने पड़े हैं। लेकिन इसके एकदम उलट यहाँ एक टिपिकल बनिया माइंडसेट काम करता है। कोई उधारी नहीं, सिर्फ एडवांस पेमेंट लेकर काम करना है और पूरी तरह से कर्ज मुक्त रहना है। इस फिलॉसफी का असली कमाल 2001 में देखने को मिला। आने वाली फिल्मों की एडवांस पेमेंट लेकर 13 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो भी बिना किसी बैंक लोन के, एकदम कैश। आज वही प्रॉपर्टी, जिसे पूरी दुनिया मन्नत के नाम से जानती है, 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एसेट बन चुकी है। खैर, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, प्री सेलिंग और टोटल कंट्रोल। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के जो ये इतने सफल बिजनेस मॉडल दिखते हैं ना, वो असल में कल की बड़ी विफलताओं से मिली सीख पर ही खड़े किए गए हैं। देखिए, साल 1999 में ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की गई थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 3 लगातार फ्लॉप फिल्में और 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम नुकसान। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? स्क्रिप्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के सारे बड़े फैसले बिजनेस पार्टनर्स पर निर्भर थे। बिजनेस का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथों में न होने की ये एक बहुत भारी कीमत थी जो चुकानी पड़ी। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उसी विफलता की राख से रेड चिलीज का रिस्क फ्री मॉडल पैदा हुआ। इसमें एक रूल सेट किया गया, फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही टीवी राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ब्रांड डील्स बेचकर प्रोडक्शन का पूरा खर्च निकाल लिया जाएगा। इस रणनीति की ब्रिलियंस को जरा इस उदाहरण से समझिए। 2011 में फिल्म रावण का बजट 100 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म के सिनेमा घरों में आने से पहले ही ब्रांड डील से 52 करोड़, टीवी राइट्स से 40 करोड़, म्यूजिक से 15 करोड़ और वीडियो गेम्स के जरिए 5 करोड़ रुपए आ चुके थे। मतलब रिलीज से पहले ही 112 करोड़ का रेवेन्यू। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो जाए, लेकिन जो प्रॉफिट है वो तो पहले ही पक्का हो गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की ओर, वीएफएक्स मार्केट पर पूरी तरह दबदबा बनाना। ये कदम सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस करने से कहीं आगे की सोच थी। ये इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े बुनियादी गैप को पकड़ने और उसे अपनी मोनोपोली में बदलने की कहानी है। हुआ कुछ यूं कि उस समय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। प्रोड्यूसर्स को वीएफएक्स के काम के लिए अमेरिका या ब्रिटेन के विदेशी स्टूडियोज पर निर्भर रहना पड़ता था।
इससे होता ये था कि फिल्मों का बजट आसमान छूने लगता था, रिलीज में कई बार महीनों की देरी होती थी और इतने मनमाने दाम देने के बावजूद क्वालिटी एकदम इनकंसिस्टेंट मिलती थी। और यहीं पर गेम चेंज हुआ। इस भारी समस्या को एक बहुत बड़े अवसर में बदल दिया गया। भारत में अपना खुद का वीएफएक्स स्टूडियो शुरू करने के लिए 60 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, वो भी एक ऐसे बाजार में जहां शुरुआत में कोई कंपटीशन था ही नहीं। नतीजा 2006 में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 2013 तक 198 करोड़ और आज 2024 में ये आंकड़ा 1000 करोड़ को पार कर चुका है ना कमाल? अब आते हैं चौथे और अंतिम पिलर पर, आईपीएल क्रिकेट गोल्ड माइन। ये वो दौर था जहां एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े स्केल ने भारत के सबसे लोकप्रिय खेल फ्रेंचाइजी क्रिकेट के विशाल मैदान में अपना कदम रखा। और यहीं से एकदम नया कॉन्सेप्ट सामने आया, स्पोर्ट्स टेनिसमेंट। इसका सीधा सा मतलब है हाई लेवल क्रिकेट के रोमांच को बड़े सेलिब्रिटी की एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ मिला देना, ताकि स्पॉन्सरशिप, टिकटिंग और ब्रांड रेवेन्यू को कई गुना बढ़ाया जा सके। 2008 में ललित मोदी के साथ मिलकर आईपीएल में प्रवेश करने के पीछे असल में यही दूरदर्शी सोच थी। 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हवा में लिया गया कोई जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि हर साल होने वाली कमाई का पूरा गणित लगाकर लिया गया एक ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क था जिसे 6 साल के भीतर रिकवर करने का मास्टर प्लान पहले से ही तैयार था। जरा इस छलांग को देखिए। आज उसी क्रिकेट टीम की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। जी हाँ, 10,000 करोड़। 300 करोड़ लगाकर किसी एसेट को 10,000 करोड़ का बना देना, ये साफ तौर पर साबित करता है कि ये इस पूरे साम्राज्य का अब तक का सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा है। तो इन सभी अचूक रणनीतियों को विस्तार से समझने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, अपना खुद का साम्राज्य बनाना। ये सिर्फ कुछ व्यापारिक तरकीबों के बारे में नहीं है, बल्कि अपना खुद का एक पूरा किंगडम खड़ा करने की एक स्ट्रॉन्ग मानसिकता के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही दमदार विचार शेयर किया गया है, अपने खर्चे मत कम करो बल्कि अपनी कमाई बढ़ाओ। ये फिलॉसफी बहुत ही साफ तौर पे बताती है कि अपार संपत्ति सिर्फ पैसे बचाने या कंजूसी करने से नहीं बनती, बल्कि लगातार नए रास्तों की तलाश करके अपने व्यापार को निडर होकर फैलाने से बनती है। और अंत में जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है, अगर सही प्लानिंग और ऐसे शानदार एग्जीक्यूशन का साथ हो तो किस तरह का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। बिना किराए के पैसों वाले एक लड़के से लेकर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर और एक चतुर बिजनेसमैन बनने का ये सफर साबित करता है कि अगर सही माइंडसेट हो तो लिटरली कुछ भी नामुमकिन नहीं है।